हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं 6 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर। 6 जनवरी 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे पीआईबी, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, एएनआई और साथ ही साथ अमर उजाला, हिंदुस्तान, जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें जो भी महत्वपूर्ण खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहती है हम अपने इस वीडियो में उन पर चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपके कमेंट को मैं व्यक्तिगत रूप से डेली पढ़ता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 जनवरी 2000 यहाँ पर 24 लिख गया, 2025 होगा। ठीक है, 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो 6 जनवरी का दिवस होता है, 6 जनवरी का दिन होता है, उसको किस रूप में मनाया जाता है। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो युद्ध अनाथ दिवस के रूप में वर्ल्ड, ठीक है, जो युद्ध अनाथ दिवस के रूप में जो 6 जनवरी का दिन होता है उसको मनाया जाता है 6 जनवरी। ठीक है, 6 जनवरी 2025 जो है, यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करें, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। जैसे आप जानते ही होंगे जो इस टाइम पीरियड चल रहा है 2022-23, ठीक है, 24 युद्धों में बीत गया। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से याद रखना जो 6 जनवरी का दिन होता है वो विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए हम लोग अपने चलते हैं न्यूज़पेपर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों पर। जिल बाइडेन को पीएम मोदी के द्वारा नायाब तोहफा दिया गया है। ये नायाब तोहफा क्या है देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को 7.1, ठीक है, 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया। ठीक है, 2023 में 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया था। अब इसको कहां पर रखा गया है, इसको व्हाइट हाउस के जो ईस्ट विंग है उसको ईस्ट विंग में रखा गया, इस वजह से ये चर्चा में आ गया था। और इसकी कीमत कितनी थी तो देखा जाए तो $20,000। ठीक है, $20,000 इसकी कीमत थी। अगर जो रुपए में बात की जाए तो 17,14,482 रुपए के आसपास इस हीरे की कीमत थी। और इसको कहां पर रखा गया है, ईस्ट विंग में रखा गया है, जो व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग है। इसी वजह से ये खबर चर्चा में आ गई थी, तो याद रखिएगा। आगे देखिए खो खो विश्व कप। ठीक है, जो खो खो विश्व कप है ये 2025, कब, खो खो विश्व कप 2025, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन जो होगा वो 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कब, 13 से 25 जनवरी 2025, 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। स्थान क्या है, किस स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखना इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली और नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि नई दिल्ली और नोएडा ये दो प्लेस है जहां पर इनका आयोजन किया जाएगा खो खो विश्व कप 2025 का। प्रतिभागी टीमों की बात कर ले तो 24 देश से 21 पुरुष और 20 महिला टीमें इसमें सम्मिलित होंगी। यानी कि कितने पुरुष टीमें, 21 पुरुष टीमें और 20 महिला टीमें सम्मिलित होंगी। कितने देशों से, 24 देशों से। पुरुष वर्ग के लिए नीली ट्रॉफी, ठीक है, विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक, यानी कि जो पुरुष वर्ग है उसको नीली ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। और महिला वर्ग के लिए हरी ट्रॉफी विकास और जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रदान किया जाएगा। शुभंकर की बात कर ले तो हिरणों की एक जोड़ी तेजस और तारा, ठीक है, तेजस और तारा जो है ये शुभंकर है, जो खो खो विश्व कप खेला जाएगा 2025 में उसके शुभंकर है। ठीक है, अब यहां पर जो तेजस है, तेजस जो है ये तेजस और तारा दोनों हिरण है। जो तेजस है ऊर्जा और प्रतिभा का प्रतीक बताया गया है, जबकि जो तारा है मार्गदर्शन और आकांक्षा की प्रतीक बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लिए अलग अलग जो शुभंकर है निर्धारित किए गए हैं। आइए अगली खबर कौन सी है, बांग्लादेश तुर्की रक्षा सौदे पर भारत की पैनी नजर। जो बांग्लादेश और तुर्की के बीच में रक्षा सौदा हो रहा है, अगर देखा जाए तो हाल ही में भारत के द्वारा बांग्लादेश सीमा पर तुर्की निर्मित एक ड्रोन पकड़ा गया था। उसके बाद बांग्लादेश की जो रक्षा समझौते हैं उन रक्षा समझौतों पर भारत की तिरछी नजर है। अगर जो देखा जाए तो पैनी नजर रखी हुई है भारत। बांग्लादेश तुर्की की कंपनी, क्या नाम है कंपनी का, ओटोकार से 26 टैंक खरीदने की योजना बना रही है। 26 टैंक खरीदेगी बांग्लादेश की सरकार तुर्की से, यानी कि तुर्की से, जिसको आप तुर्की कहते थे उसका नाम परिवर्तित हो गया, उसका नाम तुर्की कहा जाता है। ठीक है, तो इससे कितने टैंक खरीदेगी, 26 टैंक खरीदने की योजना बना रही है। देखिए हाल फिलहाल में खबरों में आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के बहुत से मंत्री वो कहते थे कि भारत पे आक्रमण कर दिया जाए, चिकन नेक है उसको काट दिया जाए, चिकन नेक को अलग कर दिया जाए, भारत पे कब्जा कर लिया जाए, भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाए, ऐसी खबरें आती रही थी। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पे जो चरमपंथ है, ठीक है, वो बढ़ावा चरमपंथ को कुछ लोग वहां पर दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बांग्लादेश और तुर्की के बीच में ओटोकार, ठीक है, ओटोकार जो है 26 टैंक खरीदने के लिए योजना बना रहा है बांग्लादेश। आगे देखें, हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर
तुर्की निर्मित ड्रोन पकड़े गए थे। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तुर्की से निर्मित कुछ ड्रोन पकड़े गए थे, इस वजह से और ज्यादा पैनी नजर हो गई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पड़ोसी देशों की हर गतिविधियों पर सुरक्षा दृष्टिकोण से नजर रखा गया है। ठीक है, चलो आगे देखें। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सौर ऊर्जा से होंगे आत्मनिर्भर, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है साथ ही साथ लक्षद्वीप है वो सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है, यहां पर सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से ये संचालित होंगे। सभी घरों में सोलर पैनल और पवन चक्कियों के जरिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू होंगी, यानी कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो सोलर पैनलों तथा पवन चक्कियों के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में लागू किए जाएंगे। द्वीपीय विकास एजेंसी की 7वीं बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया, यानी कि याद रखना द्वीपीय विकास एजेंसी, ठीक है, इसकी जो 7वीं बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, एग्जाम में आपसे पूछे तो आप बता के आइएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और इसी जब ये सम्मेलन हो रहा था, आयोजन हो रहा था, इसी आयोजन में अमित शाह ने कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगे सोलर पैनल तथा पवन चक्कियों के द्वारा। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जेड मोड सुरंग, ठीक है, जेड मोड सुरंग के बारे में जान लेते हैं। जेड मोड सुरंग ऐसे है। ठीक है, अब यहां पर देखें कहां पर यह बनेगा, स्थान देख लेते हैं। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी सिमट कर 6.5 किलोमीटर हो जाएगी। जो 12 किलोमीटर की दूरी है वो सिमट कर कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर हो जाएगा। जेड मोड सुरंग जोजिला परियोजना का एक हिस्सा है। जो जेड मोड सुरंग है ये किस परियोजना का हिस्सा है, जोजिला परियोजना का हिस्सा है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में जेड मोड सुरंग चर्चा में रहा या निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर आप टिक करके आइएगा, क्योंकि ये श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर होगी। 12 किलोमीटर की जो पहले लंबाई थी, दूरी थी, वो सिमट कर इसके बनने के बाद कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर हो जाएगा। जेडमोड सुरंग जो है ये किस परियोजना का हिस्सा है, तो ये जोजिला परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, इसमें 2 सुरंगों का निर्माण शामिल है, एक जेड मोड तथा एक जोजिला। ठीक है, 2 सुरंग का निर्माण इसमें शामिल है, जेड मोड सुरंग और जोजिला सुरंग। तो याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखें, अगली खबर कौन सी है। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो आप जानते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में परीक्षाओं में पूछा गया, बेस ईयर पूछ लेता था। ठीक है, तो अब ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए वर्तमान श्रृंखला जो है ये 2011-12, यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी तक बेस ईयर था वो कौन सा था, तो 2011-12 को बेस ईयर माना जाता था। इसको 2022-23 बेस ईयर के अनुसार संशोधित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके लिए कार्य समूह का गठन किया गया है। अध्यक्ष इसके कौन है, जो कार्य समूह बनी है थोक मूल्य सूचकांक के बेस वर्ष संशोधन के लिए जो कार्य समूह का गठन किया गया है, उसके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का नाम प्रोफेसर रमेश चंद्र। क्या नाम है, प्रोफेसर रमेश चंद्र। ये सदस्य है नीति आयोग के, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको शिफ्ट करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, और ये कमेटी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विभिन्न मंत्रालयों, आरबीआई, जीएसटीएन और निजी क्षेत्रों के 17 अतिरिक्त सदस्य इस कमेटी में शामिल है, यानी कि टोटल 18 सदस्यों की यह कमेटी है। 18 सदस्यों की कमेटी है, जिनमें जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर रमेश चंद्र है, जबकि विभिन्न मंत्रालय, जीएसटीएन तथा आरबीआई और निजी क्षेत्र के कुछ अतिरिक्त सदस्यों को लेकर यहां पर टोटल 18 सदस्य सम्मिलित है, जिनमें बेस ईयर शिफ्ट करने के लिए यह कमेटी गठित की गई है होलसेल प्राइस का। आगे देखें, एयर वाइस मार्शल मनप्रीत सिंह ने संभाला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार, यानी कि जो मनप्रीत सिंह है एयर वाइस, ठीक है, वाइस एयर वाइस मार्शल जो है, क्या नाम है इनका, मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत सिंह ने संभाला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार। देख लेते हैं किस तिथि से संभाला, तो 1 जनवरी 2025 को यह संभाला है। पद क्या है, वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन, मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना, यानी कि जो पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना है इसके वरिष्ठ, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। एग्जाम में आपसे पूछे कि हाल ही में, यानी कि जनवरी 2025 में, ठीक है, पश्चिमी मुख्यालय, जो पश्चिम मुख्यालय है पश्चिमी वायु कमान का भारतीय वायुसेना के, इसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो मनप्रीत सिंह ने ग्रहण किया है। चलो आगे देखें, फैज अहमद किदवई जो है ये डीजीसीआई के नए महानिदेशक बने हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है।
1996 बैच के आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के हैं ये, ठीक है। फैज अहमद किदवई जो है ये किस कैडर के हैं, तो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी है और ये 1996 बैच के आईएएस है। वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे, ठीक है। वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण विभाग जो था वहां पर अतिरिक्त सचिव के पद पे ये थे, ठीक है। और देखा जाए तो इनको अब डीजीसीआई, ठीक है, डीजीसीए का नया महानिदेशक बनाया गया है। इनके पूर्व कौन थे, तो विक्रम देव दत्त, ठीक है, विक्रम देव दत्त पहले थे, उनके स्थान पर अब किसको बना दिया गया है, फैज अहमद किदवई को डीजीसीए का नया महानिदेशक बनाया गया है। और ये आपके नियुक्तियों वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखिए, अगली नियुक्तियों में इंपॉर्टेंट हो जाता है आशुतोष अग्निहोत्री का नाम। आशुतोष अग्निहोत्री जो है इनको खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। क्या बनाया गया है, जो भारतीय खाद्य निगम है उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, नाम याद रखना, आशुतोष अग्निहोत्री बने हैं, ठीक है। चलो, 1999 बैच के आईएएस अधिकारी असम मेघालय कैडर के, ये जो आईएएस अधिकारी है आशुतोष अग्निहोत्री, ये 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये असम मेघालय कैडर जो है उस कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में किस पद पर थे, तो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। किस पद पे, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। अब इनको जो भारतीय खाद्य निगम है एफसीआई है, ठीक है, वहां पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिया गया है और ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, नियुक्तियों के सेक्शन में। आगे देखें, परमाणु वैज्ञानिक आर चिदंबरम का निधन हो गया। देखिए, निधन से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। परमाणु वैज्ञानिक आर चिदंबरम का निधन हो गया है। राजगोपाल चिदंबरम 1936 से 2025 तक परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। याद रखना क्या क्या थे इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है। जो निधन होता है, निधन से संबंधित पॉइंट जैसे आपने देखा, ठीक है, फातिमा बीवी से संबंधित क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछा गया, उस संदर्भ में वो कहाँ की राज्यपाल थी, कहाँ जन्म हुआ था, और इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है तो डिटेल में जानना कुछ चीजें जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, परमाणु वैज्ञानिक आर चिदंबरम का निधन हुआ है। राजगोपाल चिदंबरम जो थे, इनका जो ड्यूरेशन है 1936 से 2025 तक है। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये थे। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो 4 जनवरी 2025 को इनका निधन हुआ था। निधन किस दिन हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट पूछ लेता क्रोनोलॉजी सेट करने में, ठीक है। यूपीपीसीएस में आपने देखा ही है, इतिहास के क्वेश्चन पूछ लिया था कि फैजी का निधन कब हुआ, बीरबल का निधन कब हुआ, तो उस तरीके से डेट याद रखना, 4 जनवरी 2025 को इनका निधन हुआ था। इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए, तो सम्मान देख लेते हैं। 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से 1999 में इनको सम्मानित किया गया था। यानी कि भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका। इस वजह से ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, सन 2002 से 2018 तक भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे, यानी कि 16 साल तक, ठीक है। आर चिदंबरम जो थे ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे, तो इस वजह से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1974 और 1998 में पोखरण परीक्षण में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। जो पोखरण 2 था 1998 का, उसमें थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का सफल परीक्षण इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस है उसमें जो सफल परीक्षण थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का है, सफल परीक्षण में इनकी अहम भूमिका थी। तो ये नाम याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की अगर जो बात की जाए, आज के करंट अफेयर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो ये पॉइंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आरओ में, ठीक है। चलो, लीड्स 2024 रिपोर्ट आई है। अब लीड्स 2024 रिपोर्ट जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया, तो विमोचन जो है, विमोचन, ठीक है, किसके द्वारा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। कहां पर इसका विमोचन किया गया, नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया, ठीक है। अब लीड्स का फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। जो लीड्स है, लीड्स का पूरा नाम क्या है, लीड्स 2024, शॉर्ट में लिखा रहता है कि लीड्स का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि अगर जो परीक्षा में पूछ ले कि लीड्स का पूर्ण रूप है, 4 ऑप्शन दे दिया तो उस 4 ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2024 रिपोर्ट है। अब इसके श्रेणियां बात कर लेते हैं। यहां पर लीड्स 2024 में प्रदर्शन की कुछ श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, अब जो तटीय समूह है, यहां पर मैं पेन चेंज कर देता हूं, पेन का कलर आप समझ जाइएगा कि मैं अलग अलग यूज कर रहा हूं कलर, ठीक है। यहां पे जो तटीय क्षेत्र है, तटीय समूह है, तटीय समूह में बात कर ले, 3 अलग अलग कैटेगरी है। अब तीनों कैटेगरी में किस किस कैटेगरी में कौन कौन से राज्यों को रखा गया है। अचीवर की श्रेणी में देखा जाए तो गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु को रखा गया है।
वही फास्ट मूवर्स की श्रेणी में देखा जाए, ठीक है, फास्ट मूवर्स की श्रेणी में मतलब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जो, उनमें देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और गोवा को रखा गया है। जबकि जो एस्पिरेशनल या आकांक्षी है, आकांक्षी की श्रेणी में किसको रखा गया है, केरल को और पश्चिम बंगाल को रखा गया है। याद रखना केरल जो है यहाँ पे ये तटीय समूह में आकांक्षी श्रेणी में है, ठीक है, आकांक्षी श्रेणी में है। यानी कि जो पहले क्या होता था कि जो पिछड़े होते थे, ठीक है, जो पिछड़े होते तो सरकार ने क्या किया कि पिछड़े हैं, उनको पिछड़ा कहना अच्छा भी नहीं लगता है, तो उनको एक अच्छा सा नाम दे दिया, क्या होता है, एस्पिरेशनल, आकांक्षी, मतलब वो आकांक्षी है आगे बढ़ने के, ठीक है। तो वहां पे केरल जो है ये आकांक्षी की श्रेणी में है, याद रखना। आगे देखें भूमिबद्ध समूह जो है यानी कि लैंडलॉक जो समूह है उसमें बात कर ले। अचीवर की श्रेणी में कौन कौन से हैं, अचीवर की श्रेणी में हरियाणा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ये अचीवर की श्रेणी में है। किसमें, लैंडलॉक समूह जो है, लैंडलॉक लीड्स रिपोर्ट 2024 के लैंडलॉक समूह में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, अचीवर की कैटेगरी में है। वहीं पर बिहार की बात कर ले, जो बिहार पीसीएस वाले कहते हैं ना, कमेंट करते कि सर बिहार के कुछ पॉइंट्स ऐड कर दीजिए, लीजिए पॉइंट ऐड है यहाँ पर। जो बिहार है, ठीक है, भू-आबद्ध समूह यानी कि भूमिबद्ध समूह या लैंडलॉक समूह, उसमें बिहार जो है ये फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे देखें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ठीक है, बिहार के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान भी फास्ट मूवर की कैटेगरी में है। आकांक्षी श्रेणी में छत्तीसगढ़ और झारखंड को रखा गया। तो यहां पर हमने तटीय समूह और भूमध्य समूह के बारे में देख लिया। आगे देखें उत्तर पूर्व समूह। अब उत्तर पूर्व समूह जो है इसमें अचीवर की श्रेणी में असम और अरुणाचल प्रदेश को रखा गया है। फास्ट मूवर्स की श्रेणी जो है इसमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को रखा गया है। और आकांक्षी श्रेणी जो है, आकांक्षी श्रेणी में मणिपुर को रखा गया है। अब यहां पर हमने भूमिबद्ध के बारे में बात कर लिया, तटीय के बारे में बात कर लिया, पूर्वोत्तर के बारे में बात कर लिया। अब बचता है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का जो समूह है वो। केंद्र शासित प्रदेशों में जो अचीवर है, ठीक है, जो गोल था, गोल को अचीव करने वाले में चंडीगढ़ और दिल्ली को रखा गया है। फास्ट मूवर्स यानी कि जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनमें किसको रखा गया है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव को रखा गया है, जम्मू कश्मीर को रखा गया है और लक्षद्वीप और पुदुचेरी को रखा गया है। अब वहीं देखा जाए आकांक्षी श्रेणी में यानी कि जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, उसमें किसको रखा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है और लद्दाख को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लीड्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन पे चर्चा कर ली। और लीड्स पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पी लिख गया है, टी होगा, ठीक है। चलो आगे देखें मुख्य श्रेणियां जो है इनमें देखें तो कैरी, इंडेव, डीपी वर्ल्ड आदि को दिया गया है जो मुख्य श्रेणी है। स्टार्टअप कैटेगरी में देखा जाए तो सर्वोदय इन्फोटेक और माइजेक लॉजिस्टिक को प्रदान किया गया है पुरस्कार, लीड्स पुरस्कार। संस्थान की बात कर ले तो आईआईटी मुंबई जो है, ठीक है, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है, ठीक, भारतीय, यहां पे ये देखिएगा जो संस्थान की श्रेणी है इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई को दिया गया है, ये पॉइंट याद रखना। अब आगे देखें जगदीप सिंह दुनिया के सबसे महंगे सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जगदीप सिंह जो है ये दुनिया के सबसे महंगे सीईओ, चीफ, ठीक है, सीईओ दुनिया के हैं सबसे महंगे। बात कर लेते हैं जगदीप सिंह इलेक्ट्रिक बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी क्वांटम स्केप के सीईओ हैं। किसके सीईओ हैं, क्वांटम स्केप के सीईओ हैं। और जो क्वांटम स्केप है ये इलेक्ट्रिक बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी एक है, ठीक है, उसके हेड है ये जगदीप सिंह। सालाना वेतन कितना, एक साल का वेतन इनका कितना है। अब इनका एक साल का वेतन आप यहां पे देखेंगे तो चौंक जाएंगे, 17,520 करोड़। कितना, 17,520 करोड़ एक साल की सैलरी है। दैनिक वेतन अगर जो देखा जाए तो 48 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इनका वेतन कितना है 24 घंटे में 48 करोड़, ठीक है, यानी हर एक घंटे में 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। आगे देखें क्वांटम स्केप का मुख्यालय कहां पर है। क्वांटम स्केप का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है, याद रखना। और क्वांटम स्केप इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वांटम स्केप कंपनी जो है इलेक्ट्रिक बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके सीईओ हैं जगदीप सिंह। उनका वेतन सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। चलो आगे बात करें। अब यहां पर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव। तो यहां पर जो पाकिस्तान है ये संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, कि जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और देश भी शामिल हुए। कौन कौन से हैं, डेनमार्क,
ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया है। अब ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देखेंगे यूपीपीसीएस आई थिंक 2020 का था या 2021 का, शायद 2020-21 में लिखे दे रहा हूं, दो में से किसी एक साल पूछा गया था। जब भारत का टर्म स्टार्ट हुआ था तो पूछा था, भारत के बारे में नहीं पूछा था, भारत के साथ अन्य कौन से देश हैं जिनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था, ये पूछा था। तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का कार्यकाल जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में प्रारंभ हो गया, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखें। पाकिस्तान के बारे में यहां पे आप देख लीजिए, मैप में है पाकिस्तान। ठीक है, डिटेल में यहां पे पाकिस्तान के बारे में, कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपए करेंसी यहाँ की है। ठीक है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी जो है प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे पाकिस्तान से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजेंद्र मेघवार जो है पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। क्या नाम है इनका? राजेंद्र मेघवार इनका नाम है। पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। आगे देखें, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया। जो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जो समझौता था दोनों देशों के बीच में, उसको 2029 तक बढ़ा दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। कौन बने हैं पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस? तो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? जस्टिस याहिया अफरीदी। आगे देखें, पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर, क्या नाम है? अलीम डार ने अंतरराष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास की घोषणा की। एग्जाम में पूछ ले कि अलीम डार निम्नलिखित में से किस देश के एम्पायर है? ठीक है, दिग्गज एम्पायर है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, तो अलीम डार जो है ये पाकिस्तान के हैं। आगे देखें, सलीमा इम्तियाज, क्या नाम है? सलीमा इम्तियाज जो है आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर बनी है, और इस वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान में पहली महिला एम्पायर कौन जो आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल हुई, इनका नाम है सलीमा इम्तियाज। आगे देखें, ताहिर जमान को पाकिस्तान में हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसके मुख्य कोच कौन बने हैं? उनका नाम है ताहिर जमान। आगे देखें, पाकिस्तान ने आईएमएफ से 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया। ठीक है, कितना? 3.6 बिलियन से अधिक ब्याज का भुगतान पाकिस्तान ने आईएमएफ को किया है। और वहीं पर आगे बात करें, पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो उनकी वीजा नीति है, पाकिस्तान की वीजा नीति, उसको और आसान बना दिया। हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश के द्वारा अपनी वीजा नीति को सरल बनाया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा वीजा नीति को सरल बनाया गया है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति, पुनीत गोयनका, सत्यनारायण सावत या अजीत कुमार? यहां पर सजीद लिख गया है, अजीत कुमार होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्यनारायण सावत। ठीक है, डॉक्टर सत्यनारायण सावत हो जाएगा। ये पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश से थे। पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश को अब यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बियॉन्ड द बेस्ट नाम कर एक जो पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, यूपी पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके जो पहले मुख्य अतिथि थे, पहले अतिथि कौन थे? यही सत्यनारायण सावत थे। ठीक है, रवीना जी ने इनका पॉडकास्ट में इंटरव्यू लिया था। ठीक है, सत्यनारायण सावत, अब इनको यूपीएससी का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी थे। आगे बात करें, चर्चित नियुक्तियों पर एक नजर डाल लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चर्चित नियुक्तियां हैं। देख लेते हैं, अजय कुमार भल्ला, जो अजय कुमार भल्ला है ये मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। वहीं आगे हम बात करें, संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, गृह सचिव कौन बने हैं उत्तर प्रदेश के? तो संजय प्रसाद इनका नाम है। आगे देखें, रजत वर्मा जो है डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। कौन? रजत वर्मा जो है ये डीबीएस बैंक इंडिया जो है उसको सीईओ बने हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। याद रखना, जो के विजयानंद है ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। वहीं पर विपुल कुमार की बात कर ले तो सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर संदीप शाह जो है ये एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखिए, आज के इस वीडियो का उद्देश्य ये है, यहाँ पर जितनी नियुक्तियां हैं उन सारी नियुक्तियों को एक साथ आपको बता दिया जाए जो हाल ही फिलहाल में चर्चा में रही है, इस वजह से आपका एक साथ रिकॉल भी हो जाएगा। आगे देखें, अरुणिशा चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। किसको वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बनाया गया है? अरुणीश चावला जो है इनको वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव बनाया गया है।
आगे देखिए, अजय कुमार सिंह विश्व मुक्केबाजी में एशियाई निकाय बोर्ड के में शामिल हुए। ठीक है, कौन शामिल हुए, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं। अजय सिंह जो है विश्व मुक्केबाजी में एशियाई निकाय बोर्ड में सम्मिलित हुए हैं। आगे देखिए, अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड का CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, शंकर शर्मा, मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। मतलब भारत में, इंडिया में नेपाल के राजदूत कौन बने हैं, शंकर शर्मा बने हैं। रोहन जेटली की बात कर ले तो DDCA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। DDCA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, रोहन जेटली चुने गए हैं। ठीक है, अरुण जेटली जी के पुत्र हैं ये। आगे बात करें, डॉक्टर मोहन को अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है। अश्वनी भिड़े जो है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रधान सचिव कौन बने हैं, उनका नाम है अश्वनी भिड़े। ठीक है, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो मनीष जैन को यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ जयन मेहता जो है इनको अमूल के MD नियुक्त किया गया। जो अमूल कंपनी है ना दूध की, उसके नए MD कौन बने हैं, इनका नाम है जयन मेहता। ठीक है, और लास्ट हम बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया भी था, एसोचैम के नए महासचिव कौन बने हैं, तो एसोचैम के नए महासचिव जो है ये मनीष सिंघल बने हैं। तो यहाँ पे आज अपने इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी उन सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आज का सवाल है वो सवाल मैं आपसे ओरली पूछता हूँ। बताइए, आपको बताना है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसके मुख्य अतिथि कौन है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन है और वो किस देश से संबंधित है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा वीडियो है आज यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में जो 7 जनवरी का करंट अफेयर है। 7 जनवरी के करंट अफेयर में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।